एडमिरल साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ इजराइल ईरान पे हमले करता है और ईरान जवाबन अमरीकी अहदाफ के ऊपर हमले कर देता है। अब खित्ते के अंदर बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मौजूदा मंजरनामे में ईरान की साइड ली थी। अब ईरान का मौकिफ यह है कि मैंने अमरीकी असासों के ऊपर हमले किए हैं, मैंने आपके ममालिक पे या आपकी शहरियों के ऊपर या आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला नहीं किया। अब ये किस हद तक ईरान जस्टिफाई कर सकता है और मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या हो सकता है? चिश्ती जी, साहब, आपका आपको सवाल आवाज आ रही मेरे है से सर? है? जी, मुझे तो आ रही है जी। जी जी सर, मेरा आप ही से सवाल है कि जब हमले जो है वो जवाबन जी ईरान ने उन शहरों उन ममालिक पे कर दिए हैं जो उसकी आवाज उठा रहे थे। अब आने वाले दिनों में मंजरनामा आपको क्या लगता है किस हद तक सख्त होगा, गंभीर होगा, परेशानी का बायस होगा? थैंक यू वेरी मच याश साहब, आपने इनवाइट किया और आपने अच्छा अल्फाज बोले मेरे बारे में, शुक्रिया। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि शायद जब अमेरिका डिप्लॉय कर रहा था, वो डिप्लॉय सारी फोर्सेस को कर रहा था एक खौफ पैदा करने के लिए, हम्म। एक एलिमेंट ऑफ श्योरिटी पैदा करने के लिए, ईरानी लीडरशिप के लिए एक श्योर डिस्ट्रक्शन का एक मैसेज देना चाहता था प्रेसिडेंट, खास तौर पे प्रेसिडेंट अमेरिका ने जो दिया। और लेकिन इस चीज को एक और बाय प्रोडक्ट या एक साइड इफेक्ट भी होता है ऐसी, जब आप इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, वो ये होता है कि जब आप हर तरफ से इसराइल के से तरफ से, अमेरिका की तरफ से, मिडल ईस्ट के मुल्कों के एयर बेसिस की तरफ से जब ईरान को इनसर्कल कर लेंगे, हम्म। तो आपने बहरी बेड़े लाके खड़े कर दिए, आपने जॉर्ज पोर्ट को खड़ा कर दिया ईस्टर्न मेडिटेरियन पर इसराइल को डिफेंड करने के लिए, पर्शियन गल्फ में खड़ा कर दिया हमला करने के लिए, उनके साथ बहुत सारी बोट्स खड़ी कर दी हैं, डिस्ट्रॉयर्स खड़े कर दिए हैं। तो जितना आप मैस डेवलप करेंगे ईरान के खिलाफ, उतनी ही टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी ईरान को भी तो दे रहे हैं ना आप। सही। ये अभी देखना इंपॉर्टेंट बात यह है कि उतने ही एक तो लेजिटिमेसी दे रहे हैं आप, जितने ज्यादा लोगों को फैलाएंगे, एक एलिमेंट ऑफ सिंपैथी दे रहे हैं लोगों के ज़हनों में कि देखें, एक छोटे से मुल्क के खिलाफ, जो इतना बड़ा मुल्क है नहीं, मिलिटरीली स्टेबल नहीं है, हम्म। इकोनॉमिकली ऑलरेडी 30-40 सालों से हम्म। पाबंदियां लगी हुई हैं, उसके खिलाफ इतने मुल्क घेरा करके आ गए, एक लेजिटिमेसी दे देते हैं। नंबर वन, अपॉर्चुनिटी ऑफ टारगेट्स आप दे देते हैं इतने ज्यादा, क्या खासतौर पर जो कोस्टल एरियाज में, वो तो ईरान बहुत स्ट्रांग है। और जो इन्होंने पिछले जून में जो सीखा है, इन्होंने बहुत ज्यादा, मेरे नॉलेज के मुताबिक, बहुत ज्यादा ड्रोन फोर्स डेवलप की है। हम्म। और दूसरा, इन्होंने काम किया है सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए। क्योंकि मैं उस वक्त भी कहता था और आज भी कह रहा हूं कि उन्होंने एयरफोर्स पे उस तरह फोकस नहीं किया, और जिसकी वजह से मैं अक्सर कहता होता हूं कि एयरफोर्स का बहुत इंटेग्रल पार्ट हो चुका है। हम्म। अमेरिका ये सारे ऑपरेशन, इसराइल ये सारे ऑपरेशन कौन से मीडियम से कर रहा है? फुट ऑन ग्राउंड तो वो कर नहीं सकता इस वक्त। हम्म। जाहिर है, या वो समंदर की तरफ से आ रहा है हम्म। या वो हवा की तरफ से आ रहा है। तो आई थिंक ईरान का हमें सिर्फ ये अब देखना चाहते हैं बाकी, जो वे फॉरवर्ड में, कि बुनियादी तौर पर हिट बैक करने की कितनी सलाहियत है, इन्होंने सस्टेन किया है। चिश्ती साहब, अगर मौजूदा मंजरनामा देखें, जिस तरह शाजिया चीमा साहिबा भी बात कर रही थी, डॉट लिंक करने की बातें हो रही थी, तो क्या आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, जब भारत की ईरान के साथ गहरी दोस्ती भी रही, बेशुमार स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी रहे, माजी करीब के अंदर हमने चाबहार का मंसूबा भी देखा, लेकिन 12 रोज़ा जंग के बाद बतदरीज ये सूरत हाल बदलती चली गई, और इस दौरे के ऊपर अगर एतराज़ सबसे पहले किसी ने उठाया तो वो ईरान ने उठाया। अब आने वाले दिनों के अंदर इसके जो मुज़मरात हैं वो भारत को भी भुगतना पड़ सकते हैं। जी डेफिनेटली, आप डॉट्स कनेक्ट करें। मेरा ख्याल है शाजिया साहिबा बहुत बेहतर पोजीशन में कमेंट करेंगी कि आप डॉट्स कनेक्ट करें कि इधर से मोदी पहुंचते हैं इसराइल, हम्म। जो उनका वेलकम किया जाता है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इधर अफगानिस्तान से तालिबान हम पर हमला कर देते हैं, अभी हम्म। डॉट्स कनेक्ट करें। और वहां पे वो हैबतुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हक में बयान दे रहे हैं, उनसे हमदर्दी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दहशतगर्दी उनके खिलाफ हो रही है। तो ये डॉट्स कनेक्ट करें कि सारे का सारा बिगर गेम प्लान है ऑब्वियसली। और इंडिया ने तो अब चॉइस क्लियर कर ली है ना। पहले तो इंडिया दरमियान में खेलता रहा था पिछले 3-4 दिहाइयों से, कि वो रशियन कैंप से भी ऑब्वियसली बेनिफिट लेता था, वो अमेरिका का भी एलाई खिलाता था, वो हम्म। यूरोप से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात क्लेम करता था, और बहुत सारे अपने नेबरहुड में भी वो समझता था कि वो बहुत जरा बिग बिग ब्रदर का तौर पे एक्ट करता था। हम्म। और इस दौरान हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज होना शुरू हो गए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को हमने देखा कि वो दिल से तो किसी से नाराज नहीं होते, वो तो एज ए क्वर्शन के तौर पर टैरिफ को यूज करते हैं, हम्म। और जो थ्रेट करते हैं वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए करते हैं, तो दिल से तो गुस्से में नहीं आते, वो हमने देख लिया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज होते रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि तेल मत खरीदो, तेल मत खरीदो, उधर से उन्होंने बैक ऑफ कराया, फिर 10 साल का एग्रीमेंट एक्सटेंड करवा दिया। इसराइल जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं मोदी, तो डू यू थिंक कि अमेरिका का कंसेंट या आशीर्वाद या अमेरिका को खुशी नहीं है? तो ये सारी की सारी कनेवेंस है।
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान तो ट्रेडिशनली बहुत सॉफ्ट रहा है इंडिया की तरफ, और उसी वजह से आपने नोट किया कि चाबहार जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो है, और मुसैद के जितने डेट्स पिछली दफा मिले थे तो वो तो फैसिलिटेशन मोस्ट लाइकली इंडिया ने बहुत ज्यादा की थी। चाबहार के रास्ते मुसैद के लोग एंटर किए थे, इंडियन लोग बहुत एंटर किए थे। अनफॉर्चुनेटली मैं सबको इंडियंस को नहीं कह रहा कि सब वो वहां पे नेगेटिव थे, लेकिन मैं कह रहा था कि इनको रिफ्यूज के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, नंबर वन। नंबर टू, ईरान जो इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहा था इंडिया के ऊपर, तो ईरान को तो धोखा एक किस्म इंडिया ने भी दिया है। वो क्लियर कट इन दिनों में जाकर, नॉर्मल हालात नहीं है, कोई पीस टाइम नहीं है, कोई नॉर्मल कोई कॉन्फ्लिक्ट का जमाना कोई हटा हुआ नहीं है, बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल अ डे बिफोर समझ लें और 2 days बिफोर वो जाकर तल अवीव लैंड कर जाते हैं, और सुप्रीम किस्म का एक वेलकम उनको मिलता है, इतनी गर्मजोशी दिखाई जाती है। और इसका मतलब यह है कि इंडिया ने तो खुद चॉइस कर लिया है कि मैं अब अमेरिकन ओब्लिग इजराइल कैंप में वापस हूं एट द कॉस्ट ऑफ ईरानियंस। तो आई थिंक ईरानी भाइयों ने पिछली जंग में भी इंडिया के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था, और अगर कुछ रह गया था सीखना तो मेरा ख्याल है अब सीख लिया होगा। चिश्ती साहब, अगर देखा जाए अभी ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन, उनका जो बहरी जंगी जहाज़ है, जो कैरियर शिप है, उसको भी फंक्शनल कर दिया गया है, एक्टिव हुआ है वो, और उससे खलीज फारिस के अंदर जो बहरी अहदाफ हैं इनके या असासे हैं ईरान के, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो अगर वो एक्टिव हुआ है तो फिर ईरान के पास ऑप्शन क्या है? उनकी जंगी जो बहरी कश्तियां हैं वो हैं, उनकी बारूदी सुरंगें हैं, या एंटी शिप मिसाइल्स हैं? इसके अलावा उनकी प्लानिंग क्या हो सकती है? क्योंकि पहली बार शायद या लंबे अरसे बाद अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि जो ईरान की बहरी ताकत है हम उसका भी खात्मा करेंगे। पहले मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात होती थी, जौहरी टेक्नोलॉजी की बात होती थी, अब की बार बहरी ताकत का भी हवाला दिया गया है। तो यहां पर फिर आपको क्या क्या क्वेश्चंस दिखाई देते हैं? यासिर साहब, देखिए ईरान के पास जो फोकस करने को था भी बहुत कुछ नहीं। देखिए एयरफोर्स उनकी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, अनफॉर्चुनेटली। जमीन पर उनको पता है कि फुट ऑन ग्राउंड का कोई दुनिया का मुल्क इन हालात में रिस्क नहीं लेगा उनके खिलाफ। दैट मीन्स कि फुट ऑन ग्राउंड जब आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फेवरेबल करना पड़ता है, तब आप कर पाते हैं। तो वो भी उनका फोकस कम था। उनका फोकस रहा ही कोस्टल और जो नेवल इंस्टॉलेशंस है उन्हीं पर है, नंबर वन। ठीक है। और उसके अंदर जो आप ऑप्शन पूछ रहे हैं, देखिए वो तो जो आप माइंस बुनियादी तौर पर तब यूज करेंगे, वो मेरा मानना ये है कि जब उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एज एंड व्हेन कभी सोचा कि ब्लॉक करेंगे। नंबर टू के पास ऑप्शंस क्या हैं? वो 3 prong है। एक ऑप्शन वो यूज कर चुके हैं, 3 prong अभी रहती है मेरे नजर में। एक वो ऑप्शन यूज कर चुके हैं, वो सरफेस टू सरफेस उन्होंने मिसाइल लॉन्च कर दिए हैं, जो मिडल ईस्ट में जो फ्रेंडली, सो कॉल्ड फ्रेंडली, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रो अमेरिकन बेसिस है वहां पर, जो इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट किया है, इजराइल को उन्होंने टारगेट कर दिया। तो ये तो एक ऑप्शन वो यूज कर चुके हैं। 3 ऑप्शंस या 3 डायमेंशनल एक ऑप्शन उनके पास रहती है। मुझे लगता है कि वो सैचुरेशन वाली पॉलिसी अभी नहीं, जरूरी नहीं कि आज हो जाए, वो डिपेंड करता है कि उनके प्लान में क्या है। वो सैचुरेशन इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि वो हवा से वो ड्रोन्स फायर करेंगे किसी भी पोटेंशियल टारगेट का, मोस्ट लाइकली जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है या उनके डिस्ट्रॉयर जो खड़े हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंचे, अगर वो किसी डिस्ट्रॉयर को भी डैमेज करने में कामयाब हो जाए तो अमेरिका के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब टारगेट के अच्छा बाद सर, एक चीज इसमें ये बताइए कि जो ये कैरियर शिप होता है उसके ऊपर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है, और अगर वो है तो कितने मल्टी लेयर है, और थार्ड होगा, पैट्रियट होगा, या कोई और होगा? नहीं, पैट्रियट मिसाइल उनके पास जरूर हैं, लेकिन मोस्टली ये जो डिस्ट्रॉयर्स उन्होंने इर्द गिर्द जो समझ लें इनसर्कल करके चलते हैं, ये 3 से लेके 5 तक डिस्ट्रॉयर उसको प्रोटेक्ट करते हैं बुनियादी तौर पर, आने वाले किसी मिसाइल्स को भी करते हैं। ऑल्दो एयरक्राफ्ट कैरियर के अपना अपना डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम भी होता है, लेकिन एक पर रिलाय करना बहुत महंगा या रिस्की होता है, इसलिए बहुत सारे डिस्ट्रॉयर साथ चलते हैं, एस्कॉर्ट करके चलते हैं। जब वो एस्कॉर्ट करके चलते हैं तो जाहिर है बहुत सारे आने वाले इनबाउंड मिसाइल। तो सर बुनियादी तौर पे आर्माडा इनको ही कहा जाता है, यही आर्माडा है, या आर्माडा और जंगी जहाज होते हैं? नहीं, आर्माडा यही है बेसिकली, क्योंकि ये पूरा फ्लीट है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर या समझ ले कि पूरा कॉन्वॉय है जब ये चलता है, और इसीलिए जब ये थ्रू आउट चलता है तो ये प्रोटेक्शन में रहते हैं। इवन वो खड़ा रहता है तब भी वो उसके इर्द गिर्द उसको घेरे में रखते हैं। अच्छा, आने वाली एक वो ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरा वो जो सरफेस के ऊपर, जो समंदर के ऊपर, वो स्पीड बोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनके पास सैकड़ों की तादाद में है, जिस पर गन बोट है और मिसाइल्स लगे हुए हैं। और जेरे जमीन एक और एडवांटेज इनको है, वो जेरे जमीन एडवांटेज इनको ये है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो पानी है या जो एरिया है, इसको नेवल टर्म में रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स कहते हैं। अब रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स का मतलब ये है कि यहां पे समंदर की डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है। जब डेप्थ ना होने का एडवांटेज ईरानियन को है और डिसएडवांटेज अमेरिकन को है। अमेरिकन के पास जो सबमरीन्स है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स है, उसको पानी की ज्यादा डेप्थ चाहिए होती है, जिसके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज उनके ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है।
जबकि ईरान के पास डीजल सबमरीन है जो टॉर्पेडोज लेके चलती हैं और शायद ये दर्जनों की सूरत में लॉन्च कर सकते हैं, पॉसिबली जेरे पानी। तो अंडर वाटर सबमरीन अगर अटैक करें, पॉसिबली ड्रोन्स हवा में करें, और सतह समंदर के ऊपर अगर मैसिव जो है इनकी स्पीड बोट्स अटैक करें, तो एक सैचुरेट कर सकते हैं। बाय ऑल मींस कंक्लूजन में मैं ये कहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो देंगे, लेकिन अगर हिट कर सकते हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज CNN चला दे अगर, तो इनका काम हो जाता है। बिकॉज उसके लिए अमेरिका के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी अगर उनका कोई शिप सिंक ना भी करे लेकिन डैमेज हो जाए।